हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर इवोल्यूशन और इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें कवर करते हैं। स्टार्टिंग का आज हम पहला पार्ट ले रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी दिया हुआ है कि कैसे लाइफ बनी थी और स्टार्टिंग से लेकर सारी बातें करी हैं, जहाँ यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ बातें करी हैं, ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझने की ये कोशिश करना कि इवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या। एनसीईआरटी शुरू में ही लिखती है पैराग्राफ में कि जो भी आप एनिमल्स और प्लांट्स में चेंजेस देखते आते हो और इन चेंजेस का आगे इवॉल्व होते जाना है ना, कि धीरे धीरे कैसे कैसे चेंज बदलते गए हैं और कैसे लाइफ आगे बढ़ती चली आई है। तो इन्हीं सबको ओवरऑल बोला क्या गया है इवोल्यूशन, जो कि हम पहले से भी जानते आए हैं। जब हम डीएनए आरएनए ये सब भी पढ़ते आए हैं तो भी हमें पता था कि वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन, मतलब कि चेंज को ही हम एक तरह से इवोल्यूशन का नाम देते थे। ठीक है, तो वो डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा एंटर नहीं करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आना है जो जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। जैसे कि हमें शुरुआत की चीज़ें जो सबसे पहली यहाँ पे बात करी गई थी, एक बिग बैंग थ्योरी को लेकर बात करी गई कि ये है क्या। यहीं से कहीं ना कहीं लाइफ के शुरुआत को लेकर बातें करी गई हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने यहाँ पे डिस्कस ये किया कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। कह रहे थे बहुत ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, जो आप फिजिकल टर्म में आप इमेजिन नहीं कर सकते थे, कि आप आंखों से देखने वाली चीज़ तो छोड़ ही दो कि आप देख भी नहीं सकते थे। इतना ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ये सब अपने काम की चीज़ भी नहीं है और ना ही बुक यहाँ पे कुछ एस्टिमेट लिखती है। बट हाँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान अपने को रखनी है कि सबसे पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसको आप कह रहे हो बिग बैंग हाइपोथेसिस, और इसके बाद ही यूनिवर्स बना था। फिर आता है सवाल कि यूनिवर्स किन चीज़ों से बना है। तो यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बना है। दोबारा सवाल आता है कि आपकी गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी कुछ नहीं, ये क्लाउड्स और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं और इसमें स्टार्स, इन सारी चीज़ों से मिलकर ही कहीं ना कहीं गैलेक्सीज बनी हुई हैं। और हम किस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, है ना, और हमारी अर्थ भी ऐसे ही फिर बनी हुई थी। एनसीईआरटी इस चीज़ को भी लिखती है कि उस टाइम पर क्या, अभी भी अगर देखा जाए तो इतने बड़े यूनिवर्स के सामने अर्थ हमारा एक छोटा सा कंकड़ है, छोटा सा एक टुकड़ा है, समझ लो एक स्पेक ऑफ द पार्टिकल है। तो उस अर्थ के बारे में, उस अर्थ पे लाइफ कैसे आई और कैसे एनिमल्स इवॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर पूरा का पूरा चैप्टर इसमें सारी चीज़ें बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से, बिग बैंग थ्योरी की हाइपोथेसिस को लेकर ही शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले बात आई बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे यही बात हुई कि जब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ उसके वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स फॉर्म हुआ, यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ तो ये एक्सपेंड हुआ, है ना। एक्सपेंड मतलब काफ़ी चौड़े तक में फैला। और जब भी ये फैला तो ऐसा लगता है वो जब एक्सप्लोजन हुआ था, धमाका हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा। तो जब ये यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा लगता है टेम्परेचर घटना शुरू हुआ होगा। हालांकि हमारा जो छोटा सा कंकड़ था ना, अर्थ, आप कह रहे हो स्पेक ऑफ द पार्टिकल, आप कह लो, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला था। तो शुरुआत अगर मैं बोलूँ, अभी तो यही हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्स से ही, यूनिवर्स के बाद बने थे क्या, आपके गैलेक्सीज, है ना, ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ये क्या है, गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज क्या होती हैं, क्लाउड्स, कुछ डस्ट और कुछ आपके ये सब हो गए स्टार्स, इनसे मिलकर बनी होती है क्या, गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे हमारी अर्थ की है, मतलब अर्थ इस गैलेक्सी में आता है। ठीक है, तो अर्थ में उस टाइम पर अर्थ क्या है, उस टाइम पर अगर मैं बात करूं, उस टाइम पर अगर मैं अर्थ की बात करूं तो यहाँ पर ना कोई टेम्परेचर था, ना कोई मतलब टेम्परेचर तो ज़्यादा था, कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था,
काफ़ी रिड्यूसिंग आपका यहाँ पर एनवायरनमेंट था इस टाइम पर। तो आप कह सकते हो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मतलब, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब फ्री ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, है ना, तो उसको हम कह रहे हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। नो एटमॉस्फेयर और नो लाइफ, और ना ही कोई लाइफ थे इस टाइम पे, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ डेटा भी लिखती है जो अपने को डेटा याद रखना है, बट मैं बताऊंगा एक एक करके कि वो डेटा कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करता है, बट आगे मैं क्लियर करूंगा, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पे बात कुछ लिखी जाती है ऐसी कि ये बताओ कि अर्थ कब फॉर्म हुई थी। फिर एक डेटा आता है कि फर्स्ट, या आप कह लो लाइफ ओरिजिनेट, कब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी उसके बाद भी बात हुई। फिर ये हुआ कि फर्स्ट सेल फ्री लाइफ कब आई थी और फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई। सेल फ्री को आप चाहो तो बोल लो क्या, नॉन सेलुलर, है ना, नॉन सेलुलर। जैसे कि वायरस होते हैं, इनमें कोई सेल थोड़ी होती है, तो इनकी बात हम कर रहे हैं क्या है, नॉन सेलुलर है। अब देखो यूनिवर्स कब बना था, पहले का तो डेटा रहा करता था 20 बिलियन ईयर एगो पहले, लेकिन अब ये डेटा चेंज हो गया है, 13.8 ऐसे समथिंग है, एक बार चेक भी कर लेना, 13.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 1 बिलियन कितना होता है, 1000 मिलियन के आसपास, है ना, 1000 मिलियन। अब यहाँ पे ध्यान रखना अर्थ कब फॉर्म हुई थी, 4.5 बिलियन ईयर एगो। लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी, ये बोलते हैं कि 4 बिलियन ईयर एगो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। या आप इसी को ऐसा भी कह सकते हो कि अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद ही क्या हुआ था, लाइफ ओरिजिनेट हुई। या आप कह लो कि आफ्टर 500 मिलियन ईयर एगो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अरे आप खुद ही देख लो ना ये चीज़, 4.5 के बाद ऐसा लगता है 0.5 बिलियन ईयर एगो बाद क्या आई थी, लाइफ आई थी, लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ को लेकर बोला गया है कि ये 3 बिलियन ईयर एगो पहले आई थी, बट आप तो कह रहे हो 4 बिलियन ईयर एगो पहले लाइफ आई थी। यहाँ पर बात कुछ ऐसे कहना चाह रहे थे ये कि लाइफ को बनाने वाले जो भी पार्टिकल्स मिले थे, जो भी इंडिकेशन मिला था, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत पहले मिल गया था। उसके बाद मुझे कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन, ये सब बनना शुरू हुए थे जो नॉन सेलुलर लाइफ थे। लेकिन बाद में फिर मैंने देखा बैक्टीरिया आया जो कि सेलुलर लाइफ था। वो कब दिखा, 2 बिलियन ईयर एगो के बाद दिखाई दिया, ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब देखो इस चीज़ों को यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी थी, वो सब बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या अपनी हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लो, देखते हैं, आ जाओ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी, या आप कह लो अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर कि लाइफ कैसे आई थी। पहली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यहाँ पर भगवान की बात करी गई थी कि मतलब धरती पर लाइफ कब आई थी। ऐसा लगता है भगवान ने लाइफ बनाई थी 4,000 साल पहले। ये मतलब कुछ लोग माना करते थे। यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल पावर की बात करी जा रही थी। हालांकि हमें पढ़ते नहीं जाना है, बस जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें आई थी। इसमें ध्यान क्या रखना है
कि यहाँ पर कुछ स्पेशल क्रिएशन की बात करी गई, कि मतलब भगवान ने ये संसार बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात आई कि ये पूरा संसार ऐसा लगता है 6 दिन में तैयार हो गया था, और 4000 साल पहले धरती पर लाइफ आई थी। बट हमें बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं जो हज़ारों लाखों साल पुराने फॉसिल एविडेंसेस हैं, तो उनका क्या, आप कैसे कहोगे कि लाइफ कब आई थी, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, बट ध्यान रखना है कि ये सब थ्योरीज आई थी जो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ये बोला गया स्पेशल क्रिएशन, और 4000 ईयर एगो लाइफ क्रिएटेड, कि लाइफ क्रिएट करी गई थी 4000 साल पहले, और 6 डेज में, 6 दिन में ये बनी थी, बट हालांकि एक्सेप्टेड नहीं थी। दूसरी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये थ्योरी क्या बोला करती थी, यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, मतलब हमारे अर्थ पर लाइफ कहीं ना कहीं बाहर किसी प्लेनेट से कुछ स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ आई होगी, कुछ स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ आई होगी, ठीक है। लाइफ कम फ्रॉम अदर प्लेनेट इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स, जिसको इन्होंने यूनिट ऑफ लाइफ बोला। ऐसे कुछ लाइफ आई होगी, बट ये सब कोई सच्ची कहानी थोड़ी है ना, कि स्पोर्स कहीं से आए होंगे और अर्थ पर पड़े होंगे और फिर धरती पे लाइफ आ गई होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उतने दूर से आना, डिस्टेंस ट्रैवल करना, कितने सारे उसको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, यहाँ से हम रॉकेट भेजते हैं, इतना पूरा इक्विपमेंट तैयार करके भेजते हैं वहाँ तक, और तब भी रॉकेट जहाँ तक जाता है एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके कहीं ना कहीं वहीं तक ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे उनको प्रेशर, बहुत सारा टेम्परेचर झेलना पड़ता है। तो ये नॉर्मल से स्पोर्ट्स कैसे सह पाएंगे? तो ये सब भी थ्योरी किसी काम की नहीं निकली। लेकिन हाँ, ये स्टिल अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स का फेवरेट आइडिया है, स्टिल फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। फिर एक थ्योरी आई जिसको आप बोल रहे हो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ठीक है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, या आप इसे कह लो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नहीं स्पॉन्टेनियस इसको रहने दो। ये जानो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या है, ठीक है। यहाँ पे बात ये करी जा रही थी कि जो भी लाइफ बनी है वो सड़ी गली चीज़ों से, डेड डिकेइंग मैटर से बनी थी। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, ये बोला करते थे कि अगर आप कोई कपड़ा लो जिसमें बहुत सारा पसीना लगा हो, गीला कपड़ा हो, और वो कीचड़ में लिपटा हुआ हो, और उसको आप अंधेरे में रख दो, कुछ भूसा या कोई ग्रेन्स वहाँ पर हो, अंधेरे में रख दो, तो वहाँ पे चूहे डेवलप हो जाते हैं। हालांकि ये सब फालतू की स्टोरी थी, लेकिन इन्होंने बस बोल दिया, जैसे लगता है कोई तौर चल रहा था और उसमें कोई ना कोई अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तो कुछ भी बातें ये लोग करते चले गए। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या कहती है कि लाइफ अपीयर या लाइफ फॉर्म फ्रॉम, लाइफ कैसे फॉर्म होती है? फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, जैसे कि मड हो, गीला कीचड़ हो, है ना, और स्ट्रॉ एटसेट्रा। ये सब क्या है, जैसे भूसा होता है ना, वो सब हो,
ये सब के वजह से, अगर ये सब सड़ रहा है, गल रहा है, उन सब के वजह से भी लाइफ अपीयर हो जाती है। इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था लुईस पास्चर ने कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कहो तो मैं इसका एक्सपेरिमेंट बता के दिखा दूँ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था इस पे। तो ये ध्यान रखना, इस थ्योरी को डिस्कार्डेड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, ठीक है। यहीं से फिर अगर मैं बताऊं इन्होंने डिस्कार्ड क्यों किया, इन्होंने इस थ्योरी को क्यों नहीं माना, इन्होंने बोला कि सड़ी गली चीज़ों से अगर लाइफ आती है तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक जगह लूँगा सड़ी गली चीज़ें और वहाँ पे लाइफ अपीयर करने का देखता हूँ कि लाइफ आती है कि नहीं आती है। तो इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो भी हम देख लेते हैं कैसा किया। एक बार ये नोट डाउन कर लो आप, आ जाओ। अगली थ्योरी है लुईस पास्चर की, जिसको आप क्या बोल रहे हो, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, इसका मतलब ही ऐसा बता रहा है कि लाइफ से लाइफ जनरेट हुई है। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब लाइफ से लाइफ का जनरेट होना। इन्होंने बात ये की थी अपने थ्योरी में कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट होती है। कैसे, वही ये हम देखने जा रहे हैं। चौथा एक्सपेरिमेंट क्या है इनका, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलती है इनकी, ये किसने दिया था, हमारे लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने ये थ्योरी दी थी और इनकी थ्योरी थी स्वान नेक फ्लास्क। स्वान नेक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट मतलब कि इन्होंने जो बीकर लिया था जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो फ्लास्क लिया था वो स्वान के नेक की तरह था, ऐसे टेढ़ा मुड़ा हुआ था। उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो देखना। इन्होंने लिया ऐसे लिया, जिसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी थी उसकी सुराही की, ऐसे करके रही होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, सड़ी गली चीज़ें रखनी थी तो इन्होंने कुछ शुगर का सॉल्यूशन लिया था और ईस्ट लिया था, और शुगर का सॉल्यूशन लिया था। लेकिन इन्होंने किया क्या, इसको हीट कर दिया जिसके वजह से ईस्ट क्या हो, मर जाए। इन्होंने क्या किया, इसको अच्छा खासा हीट कर दिया, इसको हीट कर दिया अच्छा खासा, जिसके वजह से ये क्या हो जाए, मर जाए, डेड हो गया, मर जाए। अब यहाँ पे इन्होंने देखा, बाद में कुछ समय बाद ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई भी न्यू लाइफ नॉट फॉर्म, कोई भी नई लाइफ नहीं फॉर्म हुई। एनसीईआरटी लिखती है कि स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया था इन्होंने। स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क का मतलब क्या होता है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो जब भी लैब में आप जा रहे हो, कोई भी फ्लास्क आप उठा रहे हो तो उसको आप क्या करते हो, वायरस एंड बैक्टीरिया फ्री करते हो पहले, कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसकी अच्छे से सफाई कर दो। उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया। उसमें उसके बाद इन्होंने ईस्ट को डाला और हीट जब किया तो ईस्ट जब मरा तो ये डेड ऑर्गेनिज्म लिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया काफ़ी समय के लिए। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई लाइफ तो फॉर्म ही नहीं हुई, तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस सुराही की गर्दन ऐसे तोड़ देते हैं और इस सुराही को कुछ इस फॉर्म में कर देते हैं, और ये जो आपने सॉल्यूशन लिया था डेड वाला, इसको यहीं पर डाल देते हैं। जो डेड वाला था, ठीक है, डेड वाला यहाँ पर जो पड़ा था। अब हुआ क्या, यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे इनको कुछ देखने को मिला, न्यू लाइफ फॉर्म्ड। ये तो यही बात हुई कि डेड डिकेइंग मैटर से लाइफ फॉर्म हुई, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं फॉर्म हो रही थी। इनको ये बात समझ आई कि ये जो बीकर था ये ओपन एयर में था,
तो यहाँ से एयर में कुछ चीज़ प्रेजेंट थी जो यहाँ पर आई और अपने आप को डिवाइड करना शुरू की। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे खाने की चीज़ मिल गई, डेड डिकेइंग मैटर पे वो खाना शुरू की और ग्रो कर गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लाइफ बनती भी है तो पहले से एग्जिस्ट कर रही कुछ लाइफ के द्वारा ही पहली लाइफ बनती है। यहाँ पर क्यों नहीं बनी? यहाँ पर इसलिए नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे जो एयर में प्रेजेंट कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ये आने के बाद कहीं ना कहीं इधर कहीं टकरा कर इकट्ठा हो गए होंगे ज़्यादातर, और अगर एक दो रह भी गए तो वो कहीं ना कहीं इधर कहीं फंस गए होंगे, जिसके वजह से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, कोई भी न्यू लाइफ फॉर्म नहीं हो पाई। तो इनको ये बात समझ आ गई कि एयर में भी लाइफ कहीं ना कहीं प्रेजेंट है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इन्होंने ये बात यहाँ पे बोली कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये इनकी बात थी। तो ये इनका ड्रॉबैक क्या रहा? ड्रॉबैक इनका यही रहा, ड्रॉबैक इनका बस यही रहा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि पहली लाइफ कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। लेकिन इनकी ये बात बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते थे आप कि ये वाली जो बात इन्होंने करी थी। तो ड्रॉबैक इनका सिर्फ यही निकला कि हाउ फर्स्ट लाइफ फॉर्म नॉट एक्सप्लेन, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली लाइफ कैसे है इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन किया करेगा? इसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और उस थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। और इन दोनों साइंटिस्ट ने केमिकल्स का सहारा लेकर बताया कि कुछ इस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन हुआ और डीएनए आरएनए कहीं ना कहीं फॉर्म हुए, एनिमल्स बनना शुरू हुए। मतलब पूरी की पूरी इन्होंने केमिकल थ्योरी बता डाली कि हाँ इस तरीके से हुआ होगा। और इस बेसिस पे बताया कि जैसा पहले का वातावरण रहा होगा कुछ उसी अनुसार किस तरीके से लाइफ बनी है। तो अगले एक और साइंटिस्ट उनके बाद आए जिन्होंने उसी बात को एक एक्सपेरिमेंट में तैयार करके भी दिखाया कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, केमिकल इवोल्यूशन से ही लाइफ आई है। तो वो बात अगर हम देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलिए, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हमें देखना है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब ये थ्योरी क्या थी? वाइडली एक्सेप्टेड थी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी थी क्योंकि ये कहीं ना कहीं सच के तरफ हमें लेकर जा रही थी। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी। अब भाई वाइडली एक्सेप्टेड थी तो जिन्होंने इसे दिया होगा वो तो भाई अपने पिक्चर के क्या बन गए? हीरो बन गए फिर तो, है ना। तो इनको किसने दिया था? हीरो ने दिया था। क्या बात कर रहे हो? हीरो ये क्या होता है? अरे हीरो कुछ नहीं है, बस यही साइंटिस्ट का नाम है। ये दिया था हेपेरिन और हेपेरिन बोल रहा हूँ, हेल्डेन और ओपेरिन, हेल्डेन और ओ से याद रखना है ओपेरिन। ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी थी। और ई से क्या याद रखना है कि हेल्डेन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये आपके क्या, ओपेरिन कहाँ के रहने वाले थे? रशिया के रहने वाले थे। तो ये याद रखना है, ठीक है। ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी, कहाँ के रहने वाले थे ये? एक रशिया के और एक इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब यहाँ पे देखना, इन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में क्या बात करी। इन्होंने बताया कि जैसे हमारी अर्थ है, यहाँ पे एक पॉइंट यहीं पे याद रखना कि हॉट डाइल्यूट सूप, हमारे अर्थ के लिए ये टर्म किसने यूज़ करी थी? टर्म यूज़ की थी हेल्डेन ने। मतलब ये जो अर्थ थी ना हमारी, ये उस टाइम पे ऐसा लगता था
कि मोल्टेन मास का गोला है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ गर्म आग का गोला है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर था हमारे अर्थ का, तो इन्होंने बोला क्या कि हॉट डाइल्यूट सूप, उस टर्म को इन्होंने नाम दिया। तो ये जो अर्थ थी उस टाइम पे, इसी को इन्होंने क्या बोला था, हॉट डाइल्यूट सूप। अब देखो शुरुआत हुई कहाँ से कि कैसे लाइफ बनी होगी। इन्होंने बोला ये जो गर्म आग के गोले जैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, कुछ गैसेस ये रिलीज़ करता था। ये जो गर्म आग का गोला था ना, ये कुछ गैसेस रिलीज़ करता था एटम्स के फॉर्म में, और वो एटम्स आपस में कंबाइन होकर कुछ मॉलिक्यूल्स बनाया करते थे, और वो मॉलिक्यूल्स फिर कंबाइन होकर कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते थे। फिर वो आपस में मिक्स करके कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया करते थे। फिर अगेन और ज़्यादा मिक्स होने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहली फर्स्ट लाइफ बनाई होगी, जो कि नॉन सेलुलर लाइफ थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई होगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एटम्स सबसे पहले होंगे, क्योंकि ये कुछ रिलीज़ कर रहे थे। हो सकता है हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, एटसेट्रा, बहुत सारे, कार्बन हो, कुछ भी, है ना। बट हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन नेचुरली एटम के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं मिल रही थी। ये मॉलिक्यूल्स में ऐसा लगता है कंबाइन होकर ऑक्सीजन आ रही थी, H2O के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में आ रही थी। तो एटम्स थे, एटम से कहीं ना कहीं बने होंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हम किन को बोल रहे हैं, इन्हीं से बने होंगे। जैसे बना होगा NH3, अमोनिया बन गया होगा, मीथेन बन गया होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये बना होगा, और वाटर की वेपर्स बन गई होंगी, है ना। ये सब कुछ बन रहे होंगे। फिर इन मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से ऐसा लगता है फिर कुछ बना होगा। क्या बना होगा आप कह सकते हो, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। जैसे कि इन सब से मिलकर कहीं ना कहीं हो सकता है ग्लूकोज ऐसे बन रहा हो, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हो सकता है अमीनो एसिड बनता नज़र आ रहा हो, है ना। हो सकता है यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कुछ नज़र आ रहा हो बनता बनता। हो सकता है कुछ नाइट्रोजिनस बेस बनते नज़र आ रहे हो। याद है जो आरएनए को बनाया करते थे या डीएनए को बनाया करते थे, तो नाइट्रोजिनस बेस बनते थे। और सबसे पहले इन सबसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो बेसिस थे इनसे आरएनए बना होगा। डीएनए तुरंत थोड़ी बना था, आरएनए के बाद इवॉल्व हुआ था क्या, डीएनए। हम आरएनए वर्ल्ड में भी ये बात पढ़ चुके हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, ठीक है। इसी को मैं क्या बोला करता हूँ, ऐसा लगता है यही अमीनो एसिड बाद में मिलकर अमीनो एसिड की चेन बनाएंगे, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, प्रोटीन बन चुका है। और ये आगे जाकर ऐसा लगता है बनाएंगे क्या, आरएनए बनाएंगे। तो मैं इसी चीज़ को बोला करता था फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। साइन ऑफ लाइफ, ये लाइफ का साइन, ये चिन्ह कब आया था, 4 बिलियन ईयर एगो, या आप कह लो 500 मिलियन ईयर एगो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो ये डेटाज ऐसे याद रखते चलना। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ बने होंगे, फिर कहीं जाकर हुआ होगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका क्या लेना देना है, ऐसा लगता है कुछ पॉलीसेकेराइड्स बने होंगे। मतलब कि शुगर की लंबी सी चेन, ऐसा लगता है पॉलीसेकेराइड बने होंगे। अमीनो एसिड से मैंने बना दिए क्या, प्रोटीन्स बन गए होंगे पूरी की पूरी चेन। फैट्स कुछ बने होंगे, और आरएनए कहीं ना कहीं बन गया होगा। तो ये सब इंडिकेशन क्या दे रहे थे कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ आ गई है। और वो कब आई थी, 3 बिलियन ईयर एगो।
फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, ऐसा लगता है ये आरएनए, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यही सब तो किस में प्रेजेंट था, वायरसेस में प्रेजेंट था। और वायरस में कोई सेल का कवरिंग नहीं होता, ये तो बैक्टीरिया से शुरुआत हुआ था। देन इसके बाद कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद, इसी को मैं क्या बोला करता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसी को मैं कोसरविट्स भी बोलता हूँ। कोसरविट्स। अब देखना यहाँ पे इसके बाद क्या बना होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ के बाद ऐसा लगता है दोबारा ये सब आपस में कंबाइन करके फिर कुछ ना कुछ बनाया करेंगे। मतलब कि आप कहोगे ये तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ बनी, फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो कि प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट, वो भी एनएरोबिक प्रोकैरियोट बने थे। मतलब कि ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर पा रहे थे, ऐसे ये एनएरोब बने थे। देन इसके बाद अगर मैं यहीं पे बात करूं, इसके बाद क्या बने होंगे, एनएरोब। इसके बाद ऐसा लगता है एनएरोबिक के बाद एरोबिक आए होंगे। यहाँ तक अभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई थी, है ना। ये नॉन सेलुलर थे और ये सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी। याद करो सेलुलर लाइफ कब फॉर्म हुई थी, आप बोलोगे 2 बिलियन ईयर एगो। और इसके बाद आपके आए होंगे प्रोकैरियोट, जो कि क्या थे, सेलुलर प्रोकैरियोट, ऑक्सीजेनिक, है ना, ऑक्सीजेनिक वाले। मतलब कि आप किसकी बात कर रहे हो, ब्लू ग्रीन एल्गा की बात कर रहा हूं मैं, जो कि एनवायरनमेंट में क्या किया करते थे, ऑक्सीजन सबसे पहले इन्होंने ही रिलीज किया था, O2 रिलीज फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन रिलीज किया था एनवायरनमेंट में। और फिर ऐसे इसके बाद यूकैरियोट और पूरी की पूरी लाइफ बन गई होगी। यहाँ पर अब बात आती है किसकी, एक और अपने साइंटिस्ट थे जो इन्हीं कंडीशंस को, इन्हीं चीज़ों को, अर्थ की उसी कंडीशन को लेकर इन्होंने क्या किया, एक अपैरेटस, एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उन्होंने क्या बोला कि जो कंडीशन रही है वही मैं लैब में तैयार करके ये देखने की कोशिश करूँगा कि क्या इन सारी चीज़ों से लाइफ का संकेत मुझे मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें सच मानी जा सकती हैं। तो उन्होंने जो तैयार किया अपैरेटस, उसमें किया क्या, अब देखो हुआ क्या। ये लगभग हॉट डाइल्यूट सूप में क्यों बोल रहा हूँ, जब अर्थ उस समय गर्म थी, बहुत गर्म थी, है ना, हाई टेम्परेचर था, 700-800 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर में जो भी ये गैसेस बन रही होंगी, आपस में रिएक्ट कर रही होंगी, पानी की जो भाप बनने की कोशिश कर रही होगी, तो ये बूंद नीचे आ ही नहीं पा रही होगी क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो बूंद नीचे आ ही नहीं पाएगी। और 800 डिग्री सेल्सियस से आप खुद सोचो, पानी ऐसा लगता है उड़ ही रहा होगा उस टाइम। तो धीरे धीरे हुआ क्या, बहुत साल बीतते गए और ये जो वेपर्स बनती गई, जैसे बनी उड़ गई, और ये जब बहुत लंबे साल तक होता गया, मिलियन ऑफ ईयर लग गए, तो हुआ क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला गया होगा। 800 से 700 हुआ होगा, 650, 600, 500, 400, ऐसे घटते घटते जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के हल्का सा भी नीचे पहुंचा होगा, तो ऐसा लगता है वो उबलती हुई पानी की वेपर अब वो नीचे कहीं आकर टपकी होगी और धीरे धीरे टेम्परेचर अर्थ का डाउन होना कहीं ना कहीं शुरू हुआ होगा। और उसी टाइम पर क्या हुआ होगा, अर्थ पर जितने भी गड्ढे बने थे, उन सभी गड्ढों में ऐसा लगता है वो गर्म पानी की बूंदें टपक टपक कर भरते भरते इतने साल में पूरा का पूरा समुद्र बना दी होगी। और उस समुद्र में ऐसा लगता है ये सारे एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सारे जो कंपाउंड है ये बनना शुरू हुए होंगे। तो क्यों ना इसे हम एक बार एपैरेटस में बनाकर चेक करें, तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि कैसे ये फॉर्म हुआ होगा। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, ये लाइफ का संकेत जो था ये बिल्कुल सही रहा होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, हमारे मिलर साहब ने दिया था, 1953 के दौरान इन्होंने दिया था। ठीक है, तो वो अभी हम एक बार देख लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो।
चलिए देखते हैं हमारे मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके भी दिखा दी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था भाई? ये हमारे एसएल मिलर साहब ने। कब? 1953 में दिया था। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? इलेक्ट्रिक, या आप कह लो स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। स्पार्क डिस्चार्ज क्या है ये अभी मैं बताता हूँ क्या है। इन्होंने यूज़ क्या किया था, ये बात इन्होंने बोली। यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने कौन कौन सी गैसेस यूज़ करी थी। गैसेस मतलब कि ये उस टाइम की गैसेस इन्होंने यूज़ करी जिस टाइम पर उस गर्म अर्थ ने कुछ गैसेस बनाई होगी। ये वही गैसेस इन्होंने यूज़ करी। कौन कौन सी? एक इन्होंने यूज़ करी मीथेन CH4, और एक इन्होंने यूज़ करी NH3 और हाइड्रोजन, और इन्होंने वाटर वेपर भी लिया क्योंकि ये भी तो बन रहा था भाप। आपको इन तीनों में से रेशियो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2 के रेशियो में था, ये 1 के, और ये 2 के रेशियो में। ठीक है, गैसेस इन्होंने ये सब ली थी। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? ऑब्जर्व से पहले इन गैसों के लिए टेम्परेचर क्या रखा था वो भी जान लो। टेम्परेचर क्या रखा था? 800 डिग्री सेल्सियस, जो उस टाइम अर्थ का रहा करता होगा। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिले। केमिकल कंपाउंड्स मिले जैसे कि अमीनो एसिड्स। अब अगेन एक बार ज़रा सा इनका देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसा बताया था। देखना, मैं एक बार बना देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। इन्होंने कुछ ऐसे तैयार किया। ये क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम पंप है। अभी बना के तब मैं बता दूंगा क्यों, क्या चीज़ें क्यों बनाई थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे करके मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे समझ लो। और यहाँ पे इन्होंने ये है क्या? इलेक्ट्रोड्स, जो बिजली पैदा करेगा और हाई टेम्परेचर देगा। इलेक्ट्रोड्स ऐसे समझ लो, हाई टेम्परेचर ये दिया करेगा। इसको थोड़ा बड़ा बना लूँ ये वाला सर्कल, यहाँ पे मुझे वो गैसेस लिखकर बतानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के वजह से। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसके वजह से हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। और यहाँ पर मैंने गैसेस कौन कौन सी ली थी? CH4, NH3
H2 हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स कुछ बन रही थी, और यहाँ पे मैंने एक कंडेंसर लगा रखा था। कंडेंसर क्या होता है? ये वो होता है कि जैसे कि उस टाइम पर हुआ क्या करता था, जब गर्म अर्थ थी तो क्या होता था, वाटर वेपर जैसे बनती थी वो भाप में तुरंत कन्वर्ट हो जाती थी, और धीरे धीरे ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर समय लग गया, तब कहीं जाके टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। तो उसी प्रोसेस को मैंने सोचा लाओ थोड़ा तेज कर दूं, तो इन्होंने क्या लगाया, कंडेंसर लगा दिया, जो क्या करेगा, पानी एक अंदर लाएगा, इधर से निकाल देगा, जिसके वजह से होगा क्या, लगातार टेम्परेचर इसका हल्का हल्का डाउन होगा। और यहाँ ये सब जो गैसेस आपस में रिएक्शन कर रही हैं, ये रिएक्शन करने की वजह से जो भी चीज़ बना रही हैं, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये लिक्विड ड्रॉप के ज़रिए, यहाँ पे तो मैंने क्या लिया था, बॉइलिंग वाटर लिया था, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, क्योंकि मुझे वाटर वेपर चाहिए था और मुझे ऑक्सीजन ना वहाँ पर बनने पाए, इसलिए मैंने वैक्यूम पंप लगाया था, जिसके वजह से ऑक्सीजन खींच के बाहर आ जाए और एनवायरनमेंट जैसा अर्थ का रहा करता था रिड्यूसिंग, जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, तो वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकूँ फॉर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने वैक्यूम पंप लगाया ताकि ऑक्सीजन निकल सके। अब यहाँ जो भी लिक्विड बनता चला आ रहा था, धीरे धीरे जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो यहाँ से जो लिक्विड बनता आया, तो मैंने किया क्या, इस लिक्विड को मैंने कलेक्ट किया, लिक्विड कलेक्ट किया, और जब इस लिक्विड को कलेक्ट किया तो ऑब्जर्व करने के बाद मुझे क्या समझ आया कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते थे, जिनमें से मेजरली इनको क्या मिला, अमीनो एसिड्स। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट और भी साइंटिस्ट ने किया, उनको किसी को पॉलीसेकेराइड, किसी को फैट, प्रोटीन्स, ये सब भी मिले। तो ये बात कहीं ना कहीं समझ आने लगी कि हाँ, जो आप बातें किया कर रहे थे, इनके कंडेंसेशन से जो भी आपको लिक्विड कलेक्ट मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था, जो लाइफ का साइन बताया करता था कि लाइफ आई है कहीं ना कहीं। तो ये मिलर का एक्सपेरिमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार इसको देख लेना, नहीं समझ आया और रिवाइंड कर लेना, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहो तो मैं दोबारा ये चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसको वापस वही कंडीशन में लाने के लिए, जैसे अर्थ की कंडीशन रहा करती थी, गर्म आग का गोला, और वो कुछ गैसेस रिलीज करती थी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया, और टेम्परेचर मैंने क्या रखा, वही 800 डिग्री सेल्सियस वाला, है ना। और उस टाइम वाटर वेपर बन रही थी, तो मैंने बॉइलिंग वाटर लिया कि वाटर वेपर बने। और वहाँ पर एक और कंडीशन थी कि उस टाइम पे एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, मतलब कोई भी ऑक्सीजन बन नहीं पा रही थी, ऑक्सीजन थी भी तो पानी के वेपर्स के फॉर्म में थी। तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट करने के लिए, सारी ऑक्सीजन खींचने के लिए मैंने वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे निकल आए सारी ऑक्सीजन। अब ये कहानी चलती जा रही है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक ये कहानी चली। अब ये चलते चलते ये कंडेंसर ने क्या हेल्प करी, टेम्परेचर को कूल डाउन करने लगा। तो कंडेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर लो करेगा धीरे धीरे। टेम्परेचर जब ये लो करेगा धीरे धीरे, तो जैसे ही यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर आएगा तो वो लिक्विड बन के नीचे आना शुरू होगा। इन गैसेस का मिक्सचर जो है वाटर वेपर के साथ जब मिक्स होगा, उस पानी में इन सभी का मिक्सचर क्या होगा, उसी में मिक्स होकर नीचे टपकता हुआ चला आएगा। तो जब मैं इसको लिक्विड को कलेक्ट करूँगा तो मुझे पता चलेगा इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, और जब मैं उसकी जांच करूँगा तो मुझे अमीनो एसिड और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से मैं श्योर हो जाऊँगा कि हाँ, जो भी बात करी गई थी केमिकल इवोल्यूशन को लेकर, कि केमिकल जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी, इसी बेस पर कहा जा रहा है कि इन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ होगा और लाइफ आई होगी। उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इस इवोल्यूशन के बाद कैसे बैक्टीरिया के बाद यूकैरियोट ये सब तो बने। फिर हम देखेंगे एनिमल्स में कैसे वेरिएशन आती है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें इन्हें पढ़ना है।
इस इतने पर्टिकुलर पार्ट में से 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ईयर्स याद रखने, बिलियन ईयर एगो वाला जितनी भी बातें बताई वो। दूसरा एक ये याद रखना है लुईस पास्चर वाला एक्सपेरिमेंट, और एक इनका एक्सपेरिमेंट आपका एसएल मिलर वाला। यहाँ ये 2-3 जगह से सवाल आने के चांसेस होते हैं, तो इन्हें अच्छे से रेडी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का कंटेंट हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।